आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूं, जिस व्यक्ति के पास बैठा हूं, आपने देखा है 2 दिन पहले तमाम नेशनल मीडिया में एक साहब ने एक पत्रकार परिषद दी थी न कि भारतीय एकता पार्टी का एक लॉन्चिंग हुई है और साहब जो है तो उसके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी सक्रिय हो चुकी है, हर पार्टी अपनी किस्मत को आजमा रही है और शक्ति प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। औरंगाबाद एक्सप्रेस के संपादक है, विश्वमित्र के संपादक है और कई सालों से, बल्कि 30-35 सालों से इन्होंने जो है तो पत्रकारिता के माध्यम से तमाम समाज के आवाज़ को उठाया है और बेबाक आवाज़ को उठाया है। औरंगाबाद शहर ने वो दिन भी देखा है कि जब सुबह होती थी तो लोग तलाशते थे औरंगाबाद एक्सप्रेस की हेडिंग क्या है। जब सुबह होती थी लोग देखते थे कि विश्वमित्र की हेडिंग क्या है। इन्होंने एक बहुत अपने एक नक्श छोड़ा है, एक अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन आज भी कहने के समाज का डर सता रहा है कि चलो मैं समाज के लिए कुछ करूं। चलिए, उन्होंने एक पार्टी के अंदर प्रवेश किया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। चलिए, इनका नाम है खलील अहमद चौधरी साहब। चलिए इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में कई बड़ी बड़ी सेकुलर पार्टियाँ, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, इसमें एमआईएम भी आ जाती है। इतनी बड़ी पार्टियों को छोड़कर एक नई पार्टी में जाना, ये आपने ऐसा फैसला क्यों किया? क्योंकि ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी मुसलमान जिसको बोला जाता है, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में 48 सीटें थी खासदार की, जी, उसमें कौन सी सेकुलर पार्टी ने खासदार का टिकट मुसलमान को दिया है या दलित को दिया है? कहने का मतलब ये सिर्फ जो राजकारण चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने अपने लोग हैं, अपने अपने सेटिंग के हिसाब से घरानाशाही हुकूमत चलती रहती है, घरानाशाही पॉलिटिक्स चलती है। जैसा कि मानो में राणे हैं, माजी मुख्यमंत्री, वो बीजेपी में गए, सेना में थे पहले। अब उनका लड़का है, आमदार है नीतीश राणे, वो कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है और ये हमारी घटना में नहीं है किसी को कुछ बोलना। इसलिए नई पार्टी हमने ईजाद की है और नई पार्टी का मैं अध्यक्ष बना हूँ। जबकि मालूम है आपको कि हर पार्टी में मैं रह चुका हूँ, देखा मैंने जी, हर पार्टी में रह के क्या रहता है, मुसलमान को क्या पॉलिटिक्स चाहते पब्लिक। सिर्फ मुसलमान की वोट बैंक है, कांग्रेस लेती है। देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को मुसलमानों हमेशा टिकट नहीं दिए, फिर भी लोग वोट डालते थे मुसलमान को, सेकुलर पार्टी करके कांग्रेस। पर कांग्रेस ने एक काम की थी कि लोगों को, आवाम को अभी तक मालूम नहीं, पता नहीं है, कुल कायदा और सीलिंग कायदा जो मुसलमानों पे लगाए थे 1972 के अंदर, जी, तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कुल कायदा सीलिंग कायदा लगा के मुसलमानों को बर्बाद कर दी उसके अंदर। अब फिर एक नई आवाज़ उठी है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेना चाहती है करके। ये हरगिज़ नहीं होने देंगे हम। सर, सवाल ये है कि औरंगाबाद शहर में आज सोशल मीडिया पे बात भी गर्दिश कर रही हैं कि आप एक औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत है और एक एमआईएम में एक पार्टी यहाँ पर के खासदार भी रह चुके हैं, उनके आमदार भी है, 26 माजी नगर सेवक भी है। तो फिर आपने वो पार्टी के साथ जाना चाहिए थी। ये मेरी आवाज़ नहीं है, कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत है। तो फिर ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असद साहब भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। नहीं नहीं, आवाज़ उठाते, वो उनके वहाँ तक ही आवाज़ उठाते। उनका एक खासदार के सिवा और कहाँ है बताओ ना मेरे को? कितने खासदार लड़े उनके आज तक? कितनी पुरानी पार्टी है वो? कितने खासदार चुन के आए उनके? 7 आमदार के सिवा 10 आमदार तो है ही नहीं उनके वहाँ। और जहाँ उनका गढ़ है वहीं चुन के आते, वहीं उनकी पार्टी थी। आ भाई महाराष्ट्र में इधर जी, चलो लकीली ये आगे शिवसेना बीजेपी के बीच में आमदार बन गए थे इम्तियाज जलील साहब, जो वोट डिवाइडेशन होने की वजह से। जी। तो इसलिए एमएम पार्टी आ गई यहाँ। सर, आने वाले चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि हर पार्टी कोशिश कर रही है कि महाविकास आघाड़ी के हम साथ जाए, कोशिश ही चल रही है बहुत। तो क्या आपका जहन में क्या चल रहा है? क्या महाविकास के साथ जाना चाहेंगे, क्या अपक्ष लड़ना चाहेंगे? वैसा देखा जाए तो आप जो चाह रहे हैं कि पार्टी अगाड़ी बना के ही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त। जी, राष्ट्रवादी फुट गई। आपने देखे शरद पवार का भतीजा जी, जो आज गरम, अजीत दादा पवार जो आज डिप्टी सीएम है, जी, तो उनका क्या हुआ? हाँ? शिवसेना का क्या हुआ? पार्टी फूट गई। जी, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए, उद्धव ठाकरे साहब घर को चले गए। हाँ?
जो कांग्रेस के दिग्गज नेता बोला जाते थे उनको, अशोक चौहान जी को, अशोक चौहान जी काय में गए आपको पता है ना, बीजेपी में गए। जी। क्यों गए? ये सेकुलर थे, ये सिर्फ नाम इनका सेकुलर पार्टी है यार, सेकुलर में रहते हैं करके बस, बाकी कुछ भी नहीं है इनका। ये अपना मफाद और अपना वोट बैंक के लिए सिर्फ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चल जाते हैं। सर आज शहर में इस बात के बीच बहुत चर्चे आम चल रहे हैं कि जैसे अब नई नई पार्टी अगर आप मार्केट में आती हैं तो मुसलमान के उम्मीदवार खड़े रहते हैं तो वोट का डिविडेशन होगा और कहने का इसका फ़ायदा जो है तो बराह रास्त बीजेपी या फिर खबरस पार्टी को हो सकता है, ऐसा लोगों में चर्चा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, मुसलमानों को हम सियासत में लाना चाह रहे। मुसलमान को ये इल्म होना चाहिए कि हमको सियासत में होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के खांदे पे रखकर हमने वोट डालना, हमारा पैसा लगाना, हमने सब कुछ करना और हमारे को इंसाफ नहीं मिलना, ये कहाँ का दस्तूर है? लोकशाही का मतलब ये है कि हर समाज को लेके चलना। तो लोकशाही में बताओ ना मेरे को, कहाँ पर है लोकशाही? और डिक्टेटरशाही चल रही भी इस वक्त। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ईडी का धमका रहे लोगों को। हाँ, ये डर के वजह से लोग अब फुट रहे हैं। तो आज विरोधी पक्ष नेता में पार्टी आज राहुल गांधी जी है विरोधी में, क्या कर रहे हो बताओ ना मेरे को। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना एक गुरु ने कहा, तो उसके बारे में कुछ कहा उन्होंने? कांग्रेस की स्टेटमेंट है कि मुसलमानों का दिल दुखा करके नहीं होना चाहिए करके, ऐसा कभी बोले कि सिर्फ मुसलमानों का? और उलमाए दीन ने फतवा निकाले थे, सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट नहीं देना और कांग्रेस को, सेकुलर पार्टी को वोट देना चाहिए। जब सेकुलर पार्टी को वोट देना चाहिए बोले तो फिर सेकुलर पार्टी ने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बलात्कार हो रहे बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे बलात्कार हो रहे। ये क्या है? ये कानून है? सर एक सवाल ये है, जैसा आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, सर वक्फ बोर्ड के जो 20-25 सालों में तबाही बर्बादी हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मुसलमान लीडर को मानते हैं कि सरकार को मानते हैं आप? दोनों भी इससे कसूरवार हैं। किस तरह से बोलेंगे सर आप? हाँ, जैसा हुकूमत के अंदर अंटर है ये जी। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाना, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाना, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। और जिसको बिठाते वो, तो वो उसने उसको जो भी कहा वो उन्हें वैसे सुनना। वो ये नहीं चाहता कि भाई मैं आवाम का फ़ायदा करूँ, कि बड़ी यूनिवर्सिटी बनाऊँ इसके वक्फ बोर्ड के अंदर, कुछ बैंक चालू करूँ, कुछ स्कूल चालू करूँ, कोई हॉस्पिटल चालू करूँ। वक्फ बोर्ड की ज़मीन कितनी है? बेहिसाब है। और जितनी भी जो अभी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी, तो वो आज किसके पास है? मुसलमानों के पास है? नहीं। अब हिस्ट्री उठा के देखे, वक्फ बोर्ड के अंदर जाके देखो आप किस किस के नाम से प्रॉपर्टी है, जब आपको पता चलेगा वक्फ बोर्ड के अंदर क्या है। आज से 25-30 साल पहले मैंने मराठा वक्फ बोर्ड एक्शन कमेटी करके कायम किया था मैंने जी। तो पूरे मराठवाड़े में जाता था मैं, सर लेता था सभा वभा सब कुछ। और बहुत से जो गवर्नमेंट ने जिनको दी थी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की, तो वो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी वालों को हमने स्टे लेके उनको बांधकाम रोक दिए थे, सब कुछ करे थे। गिने चुने ऐसे मुसलमान थे लोग जो कि आपको मालूम है, आज नोट के सामने हर आदमी उतरता, हर चढ़ता है, हर बैठता है, ऐसा हुआ है। सर आज वक्फ मंत्री अब्दुल सत्तार साहब बने हुए हैं और कैसा देखते हैं उनके नामजद होना, उनका पद पे कायम आना, कि आने वाले फ्यूचर के अंदर वक्फ बोर्ड की मतलब आगे बढ़ेगा, क्या कुछ हालात ऐसे चलते रहेंगे? नहीं, वो तो अब्दुल सत्तार जी अच्छे हैं काम करने में, और वो फ्यूचर का सोच के काम करते हैं वो, और अच्छा काम करेंगे, मेरे को ऐसी उनसे उम्मीद भी है। और यहाँ औरंगाबाद ज़िले के पालक मंत्री भी है। ऐसा नहीं है कि अब्दुल सत्तार जी काम नहीं करते, काम पे ही बुनियाद के ऊपर हर कोई भी पार्टी में जाते हैं तो चुन के आते वो। सर 268 सीट है हमारे महाराष्ट्र में, तो आपकी पार्टी जो है तो कितने आमदार लड़ाने की ताकत रखती है, सोच रखती है? हम तो 268 सीट को लेके चल रहे हैं कि 268 सीट पे जितने भी हमारे को उम्मीदवार मिले हम उतने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। सर आपको लगता है कि एक पार्टी नई लॉन्च होना, उसके अंदर आमदार के अंदर मैदान में कूदना, कि आप एक ताकत बना पाएंगे या आपके उम्मीदवार चुन के आएंगे, लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं ना, कोई भी चीज़ के लिए आपने सोचना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी। हाँ, हर आदमी का काम है, जब स्टार्ट करते हैं तुम कुछ चीज़ को तो शुरू किस बेस पे करते हैं? अपने आप पे भरोसा रहता है जी। और जनता पे भरोसा रहता है कि नहीं। अब देख लिए जनता ने कि भाई सब हर पार्टी के लोग अलग अलग जा रहे हैं, लोग अलग अलग पार्टियों में छोड़कर जम हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि सब अपना अपना देख रहे करके जनता होशियार हो गई अब, और जनता यही चाहती कुछ बदल होना चाहिए।
नए कुछ पार्टी होना चाहिए, नए लीडरशिप होना चाहिए, नए बच्चों को उमंग होना चाहिए। सर आने वाले समय के अंदर खासकर मराठवाड़े के, क्योंकि आप 200 सीट की बात कर रहे हैं आप, तो मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे एक अपनी पार्टी को लेकर, आपकी विचारधारा को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, मुसलमानों को ही सियासत में आना चाहिए करके मैं पहले बोल रहा हूँ। दलित भाइयों को भी आना चाहिए। दलित भाइयों को देखो, सबकी अलग अलग पार्टी है। जी। गवई गढ़ है, प्रकाश अम्बेडकर गढ़ है, सभी गढ़ है। और मुसलमान के कितने गढ़ है बताओ ना मेरे को। कितनी पार्टी मुसलमान की है बताओ मेरे को इंडिया के अंदर? जी। है ही नहीं मुसलमान की। एक आप- सिर्फ एक ही पार्टी है ना। जी। तो ऐसे एक जने से थोड़ी काम चलेगा। जब तक 10-12 जने हम कूदेंगे नहीं मैदान में, सब आएंगे नहीं, तो जब तक हर चीज़ सामने वाला सोचेगा ना, सोचने पे मजबूर हो जाएगा। फिर हमारे लोगों को भी फिर फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है ना। सर अब जो पार्टीज आपको चुनाव लड़ने वाले हैं, 288 या दो महीने का टाइम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, अब जो इच्छुक उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं तो उनको आप तरीक़ेकार आपका कैसा रहेगा? क्या बायोडाटा लाके जमा कराना पड़ेगा या पार्टी में शमूलियत करना पड़ेगी, ऑफिस पे आके मिलना पड़ेगा? थोड़ा वो बता दीजिए ताकि जो नए लोग जो पार्टी जुड़ना चाहते हैं ताकि वो आपसे बात कर सकें। नहीं, पार्टी में आने के लिए तो हमारे दरवाजे तो खुले हैं, कभी भी आ सकते हैं। जो भी पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है, हर लायक होते हैं, तो हम उनका वेलकम करेंगे। चाहे वो दलित हो, चाहे हमारे सरदार जी हो, कोई भी समाज का हो। हमारे पास ये मुसलमान की वन्नी पार्टी ही रहेंगी ऐसा नहीं है। सभी कास्ट के लोगों की पार्टी रहेंगी और सभी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, दो राय नहीं है। अगर कोई सही काम करता है तो हम उसको बोलेंगे, उसकी तरफ शाबाशी देंगे कि भाई ये काम अच्छा हुआ। अगर कोई गलत करता हुआ तो उसके खिलाफ हम रोड पे उतरने वाले लोग हैं हम। सर फिर भी मतलब पार्टी का कोई टाइम टेबल बता दीजिए ताकि जो लोग कार्यकर्ता के रूप में बोलो या कोई शहर सदर के वास्ते अगर आपसे मिलना चाहे तो आपके पास यहाँ पर कौन यहाँ आदमी बैठा हुआ हो आपका जिम्मेदार पार्टी की तरफ से, ताकि उनसे बातचीत कर सके। और पार्टी का टाइमिंग क्या है? हमारी पार्टी का टाइमिंग ये रहेगा, सवेरे 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। आपका कोई भी आ सकता है ऑफिस में हमारे। उसका एड्रेस बता दीजिए आपकी ज़बानी। चौधरी टावर्स, जूना मोंडा, और जाफर गेट रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, संभाजी नगर। सर एक सवाल ये है कि आजकल जैसा भी रामगिरी महाराज का मामला चढ़ा है और हर पार्टी ने जो है तो एक मतलब ताकत का मुजाहरा किया है। अब चूंकि आपकी पार्टी नई लॉन्च हुई है, कल आपने प्रदेश की अपनी घोषित किया है, तो 2-4 दिन में ऐसा मुमकिन है कि लोकशाही माध्यम से आपके पदाधिकारी बोलो, पार्टी बोलो, आपकी क़यादत में, आपके नेतृत्व में कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे आप? हम दे चुके हैं, इसके पहले 2 दिन पहले दे चुके हमने। दे चुके आप? दे चुके हमने, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि भाई मीडिया में आने के लिए हम पहले करना फिर बाद में आना, ऐसा नहीं। पहले दे चुके हमने। लोगों को इल्म भी नहीं है इसका कि बिहार में दिए कि नहीं दिए करके। जी। ये ऐसे ही रहता है ना, दिखावा काम अलग रहता है। जैसा अब तो आप बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ लॉन्च करे तो तुम्हारी जाहिर सभा होना चाहिए था तुम्हारे अध्यक्ष की, तो फिर जाहिर सभा के लिए कौन आना चाहिए? जाहिर सभा बोले तो क्या है, पैसे सब आदमी को लेके आओ, ये चलता है, बाकी कुछ भी नहीं है। सर अब राजनीति में ये भी देख रहे हैं कि कम से कम 7-8 साल से एक माहौल देखा जा रहा है कि सभाओं के अंदर एक तरफ से कभी कभी नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद होती है, एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगते हैं। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। तो आप एक बतौर सीनियर सहाफ़ी, एक पत्रकार, एक ज्येष्ठ नेता के तौर पर आप इस बयानात को, इस हरकत को कैसे देखते हैं आप? ये सही है या गलत? नहीं, ये गलत ही है ना भाई। बयान दो आप, ये जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, ये जो बोलते करते हैं, तो ये एक पार्टी का हेतु है कि मुसलमान को डिवाइडेशन रूल करो और अपनी सत्ता संभालो, ऐसा है। आज तक यही हो रहा ना, आप देख रहे होंगे। शिवसेना को लाया किसने मैदान में, आप ये बताइए मेरे को। जी। बाला साहब ठाकरे को लाने वाला कौन था ये व्यक्ति, ये पता है आपको? अभी बता दीजिए आपके तजुर्बे की रोशनी में। ये हमारे जो आज शरद पवार जी, जो जिनको बोला जाता है कि बहुत चाणक्य है महाराष्ट्र के, उन्होंने उनको इस मैदान में लेके आए। जी। उन्हीं की सपोर्ट से आज शिवसेना आई है। और शिवसेना के भी खासदार जो बने उद्धव ठाकरे जी, उन्हीं की वजह से बने ठाकरे, न तो उद्धव जी ठाकरे सीएम बन ही नहीं सकते थे। सर आपने शिवसेना का माजी देखा है, उनके कार्यक्रम, उन्होंने क्या क्या बयान दिए थे, कई महाराष्ट्र में क्या क्या माहौल चला। उसके बाद कांग्रेस से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, ही शिवसेना से अलायंस करते हैं। एक बतौर एक नेता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, ज्येष्ठ उसके में कैसा देखते हैं आप शिवसेना से इत्तेहाद, उनका एक? नहीं, वैसा देखा जाए तो इन्होंने जो सेना के साथ पहले नहीं जाते थे ये जी। कांग्रेस, क्योंकि भाई सेना के साथ ये पब्लिक का काम है ना पूछने का।
जब वो हिंदुत्ववाद का उन्होंने नारा लगाते थे, जय भवानी जय शिवाजी, हाँ, मुसलमानों को नहीं लेते थे पार्टी के अंदर। आज भी कितने मुसलमान उनके पास, बताइए मेरे को। नहीं है, एक भी आमदार नहीं उनके पास मुसलमान। हाँ, मतलब आज भी जातिवाद हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? जातिवादी छोड़ा ना, जी बगैर जातिवाद के आज हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसी ऐसी पार्टी है कि बगैर जातिवाद की चल रही, बताइए मेरे को। यादव है तो यादव को वोट देंगे, जी पाटिल है तो पाटिल को वोट देंगे, पाटिल का उम्मीदवार देखेंगे। और कमज़ोर होते जा रहे तो हमारे दलित भाई और हमारे मुसलमान भाई और जो ओबीसी के लोग हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं देश में। सर, एक औरंगाबाद से जुड़ता हुआ आखिरी सवाल है मेरा कि यहाँ पर जो था एमआईएम का अपने एक ज़िले का खासदार था जो, और उन्होंने कम से कम 3.5 लाख वोट लिए, माजी 26 नगर सेवक है, और आप भी इस मैदान में हैं और आप भी पुराने औरंगाबाद की, इसमें कोई शक नहीं है। मराठवाड़े में आपका दबदबा है, कैसा आप पाते हैं आप इलेक्शन में, कितनी चुनौती रहेंगी उनसे, कैसा संघर्ष रहेगा? चुनौती का सवाल ही नहीं ना, हम तो चाह रहे ना भाई कि पार्टियाँ और बढ़े, एक पार्टी नहीं कई पार्टियाँ निकले, रजिस्ट्रेशन करो। हाँ? अभी देखो ना, अब इस हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है आज इसके पीरियड में, नरेंद्र मोदी जी है। जी। हाँ, कहाँ के, गुजरात के। आज जो कुछ भी यहाँ से गुजरात के यहाँ की कंपनियाँ हैं ये है वो सब गुजरात लेके जा रहे हो। कोई उसको विरोध कर रहा है, कोई रोड पे आ रहा है, कोई कांग्रेस आ रही है रोड पे, ये समाजवादी आती है या शिवसेना आ रही है, कौन आ रहा है इसके बारे में कि भाई यहाँ की कंपनी उधर नहीं जाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में हमारा डेवलपमेंट हो और हमारे यहाँ के नौकरों को, हमारे नौजवान बच्चों को सर्विस मिले यहाँ। हाँ, यहाँ के बच्चे वहाँ जाके सर्विस करना क्या, गुजरात में जाके स्टेट में, वो स्टेट को बढ़ावा देना है क्या? ये भाई एक देश है, हर देश में हर स्टेट है, हर स्टेट को तुम देखो ना, डेवलपमेंट करना है तो बिहार के लोगों को, वहाँ बिहारी को भाइयों को वहाँ फैक्ट्री डाल के दो, सब्सिडी दो आप, जैसा नीतीश अभी पैकेज मांग रहा है तो दीजिए। सर, एक सवाल जाते जहन में आ गया सर, ये देश कहीं ना कहीं हम मीडिया में देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता के बयानात आ रहे हैं कि देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, क्या आपको लगता है सर कि देश आने वाले वक्त में हिंदुत्व की तरफ चला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, संविधान कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये देश है और ये संविधान है, ता क़यामत तक संविधान ही रहेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई मिलके ही रहेंगे। देखिए, इस तरह से खलील अहमद चौधरी साहब जो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और कल उनकी पत्रकार परिषद हुई, वैसे तो पत्रकार परिषद में काफ़ी बातों को उन्होंने उजागर किया है। विशेष मुलाकात लेने का एक मकसद था कि आज पूरे सोशल मीडिया में, अखबारात में इस बात की चर्चाएं चल रही है कि नई पार्टी की आमद हुई है, क्या डिवाइडेशन होगा, वोट की तकसीम होगी, क्या फ़िरका परस्त पार्टियों को ताकत मिलेगी या वो जीतेंगे, बहुत सी बातें हैं। साहब ने तमाम बातों का खुलासा किया है और ये कहा है कि हम हिंदू दलित मुस्लिम एकता के अलंबरदार है, उसको हम लेके चलना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मराठवाड़े में औरंगाबाद के अंदर एक एमआईएम का भी अपना दबदबा है, महा विकास का अपना दबदबा है, साहब भी एक औरंगाबाद के पुराने हैं, जाने माने हैं, जे सिटीजन भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हर एतबार से शख्सा मजबूत है। देखने वाली बात ये रहेगी कि 288 पे इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कितने उम्मीदवार मैदान में आते हैं और रणनीति जो चुनाव का माहौल रहेगा वो किस तरह रहेगा, ये बहुत दिलचस्प बात रहेंगी। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, खासकर हमारा मकसद ये भी था कि जो लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, शहर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वार्ड अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मराठवाड़ा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है और यही हमारी खूबसूरती भी है, ये हमारी मजबूती भी है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।